और सबसे पहले बात, कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट, जहां गुना, विदिशा और दमोह की लिस्ट जारी हो चुकी है। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को दिया गया, दमोह से तरवर सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है, विदिशा से भानु प्रताप शर्मा को टिकट दिया गया है। और साथ ही मुरैना की बात करेंगे, जहां पर मुरैना और ग्वालियर खंडवा सीट होल्ड रखी गई है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस रुक रुक कर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है और एक लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां गुना, विदिशा और दमोह की लिस्ट में गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, दमोह से तरवर सिंह लोधी उम्मीदवार होंगे और विदिशा से भानु प्रताप शर्मा को टिकट मिला है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट को अभी होल्ड किया गया है। और आप ये देखिए कि जो टक्कर है वो भी आपको दिखाई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की दमोह में राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा चुनावी मैदान में। और इस तरीके से जो प्रमुख सीटें हैं, अब चूंकि ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कई बड़े चेहरे, जैसे कि पूर्व सीएम का नाम भी है और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी चुनावी मैदान में। और इस तरीके से कुछ सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। हाई प्रोफाइल सीट्स जिसमें गुना, विदिशा जैसी सीट्स हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, एक बड़ा चेहरा है। और इसके सामने जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, निश्चित रूप से उसे पकड़ मजबूत रखनी होगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा क्षेत्र में, जहां से वो जीतने का दम भर रहे हैं या फिर सपने देख रहे हैं। और दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। एमपी में 7 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल। नामांकन पत्रों की 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। एमपी के 7 और छत्तीसगढ़ के 3 सीट पर चुनाव होना है। दूसरे चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू और ये नामांकन दूसरे चरण की उन लोकसभा सीटों के लिए होगा जिन पर दूसरे चरण में मतदान होना है। और इसके लिए आज ही अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि बीते रोज ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर के तमाम प्रथम चरण की लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। तो दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों की बात करें तो यहां मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद की लोकसभा सीटें हैं। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च यानी आज जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। और विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दूसरे चरण की दे तो इसमें प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मसलन यदि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है और उसने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है 8 अप्रैल तक। और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। तो वह बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होंगे नितिन नबीन, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें भेजा जा रहा है। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालेंगे बतौर प्रभारी। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की, जिसमें नितिन नबीन को एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दी गई है। और यहां इस चुनाव में ओम माथुर की जगह नितिन नबीन लेंगे। अब तक चूंकि विधानसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी थी वो ओम माथुर की थी और अब नितिन नबीन को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में दी है। और अब बात कांग्रेस पार्टी के नए सूची की। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। ये सूची उम्मीदवारों की नहीं बल्कि प्रचारकों की है। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। और इसमें देखिए, मध्य प्रदेश में 40 स्टार प्रचारक संभालेंगे कमान। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार का नाम भी इस लिस्ट में है। और साथ ही सचिन पायलट, अशोक गहलोत भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, जो कि
कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज से हम डॉक्टर मोहन यादव का खजुराहो दौरा होगा। शाम 5 बजे चंदला के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी वीडी शर्मा के पक्ष में वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडी शर्मा के साथ। वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, शाम 6 बजे बसारी के बुंदेली उत्सव में वे शामिल होंगे और कार्यक्रम में कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो एक और यहां पर कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की और टूट की खबर सामने आ सकती है जब शाम 5 बजे चंदला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यहां काफी संख्या में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और धार के भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आज भी सर्वे जारी रहेगा, जिसका आज 7वां दिन है। तो एसआई की टीम आज भी करेगी सर्वे। परिसर में 50 मीटर के दायरे में खुदाई जारी है। सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है। और एएसआई ने अदालत के निर्देश पर भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण 22 मार्च को शुरू किया था। एएसआई के 7 अप्रैल 2003 को जारी किए गए आदेश के अनुसार चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार भोजशाला में पूजा पाठ करने की अनुमति है, और जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार इस जगह नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। माना जाता है कि हिंदू राजा भोज ने 1034वीं ईस्वी में भोजशाला में मां वाग्देवी की मूर्ति की स्थापना की थी और हिंदू संगठनों का यह कहना है कि अंग्रेज इस मूर्ति को सन 1875 में अपने साथ लंदन ले गए। और अब बात बलौरा बाजार से बड़ी खबर की, जहां मकान में भीषण आग लग गई। मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची नगर सेना की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है मकान में। और आग लगने के बाद की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएं, जहां पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची थी। बलौदा बाजार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और आग लगने का जो कारण है अभी तक वो शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। करंट को देख के मारना कृष्णा। और दुर्ग में बीएमडब्ल्यू कार से एक युवक का शव मिला है, जो कि बिल्कुल सड़ी गली हालत में बरामद हुआ है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। सुपेला से पावर हाउस चौक के बीच ये कार खड़ी थी। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दुर्ग में बीएमडब्ल्यू कार में युवक का शव मिला। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी स्थिति काफी गड़बड़ हो चुकी है। सड़ी गली हालत में ये शव बरामद हुआ है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बीएमडब्ल्यू कार में मिला जो शव है, इसकी पहचान अभी की जा रही है। शिनाख्त नहीं हो पाने की वजह से अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि इस पूरे मामले में क्या ये कोई हत्या है या कोई प्राकृतिक मौत है, क्या कारण है इसके पीछे, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। और खबर रायसेन से, जहां कार से मिले 9 लाख रुपए। एसएसटी चेक पॉइंट पर रुपए मिले हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली। दरअसल पैसों का पूरा लेखा जोखा देना होगा। लोकसभा चुनाव के चलते ये चेकिंग जारी है। दरअसल तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित पुलिस भी वहां पर मौजूद रही और भारकच्छ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद से जारी आदर्श आचार संहिता, जिसके लिए अब जो जिम्मेदारी है इस तरह के कैश या कोई अन्य मादक पदार्थ या फिर आभूषण, जिससे कहीं भी किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित किए जाने की आशंका रहती है, ऐसे में प्रशासन को सख्ती से बरामदगी करना, इसका एक अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश है, उसके अनुसार जिम्मेदारी है। और बढ़ते आगे, खंडवा में आग लगने से डंपर और मकान के जल जाने का मामला सामने आया। खालवा क्षेत्र के
सोनपुरा फाटा का ये मामला बताया जा रहा है। जहां कच्चे मकान में रहता था पूरा परिवार, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मकान के पास खड़ा डंपर भी जल गया। और ये देखिए कुछ तस्वीरें, खंडवा से पूरा मामला है जहां आग से डंपर और मकान जले। खालवत क्षेत्र के सोनपुरा फाटा का मामला। कच्चे मकान में ये पूरा परिवार रहता था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन इसके पहले काफी नुकसान हो चुका था। मकान के पास खड़ा डंपर भी इसकी चपेट में आ गया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी कि पास में खड़ा डंपर भी आग के आगोश में समा गया। और खबर ग्वालियर से, जहां जलती कार में लगी आग। बीच सड़क पर जलने से जल रही थी कार, बाल बाल कार चालक बचा। बता दें कि बिरला नगर पुल के पास यह हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। हजीरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई। तो चलती कार में अचानक से आग लगी और देखिए आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। और ये आग कैसे लगी है फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं है। और अब चूंकि कार चालक भी इसमें सवार था, उसने तुरंत तत्परता दिखाते हुए बाहर निकल आया। और कोई जनहानि नहीं है, कोई इसमें जख्मी नहीं हुआ है। बीच सड़क पर कार अचानक से जलने लगी। खबर मुंगेली से, जहां किसान से 1,78,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पैसे लेकर फरार हुआ आरोपी, जहां सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि जो किसान हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनके साथ लूट की वारदातें काफी बढ़ती जा रही हैं। मुंगेली में किसान से लूट की घटना हुई है। 1,78,000 रुपए की लूट हुई। पैसे लेकर आरोपी फरार हुआ है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां एमराल्ड हाइट्स स्कूल में बच्चों के साथ रोजा इफ्तार करने का फोटो सामने आया है। बच्चों के साथ रोजा इफ्तार करने की फोटो के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल को चेतावनी दी है और 7 दिन में स्कूल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की मांग की है। माफी न मांगे जाने की सूरत में स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी भी दी गई है। और उधर फोटो को लेकर स्कूल संचालक कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। हिंदू संगठन ने कहा कि रोजा इफ्तारी के पहले बच्चों के माता पिता से क्या स्कूल ने परमिशन ली थी। इंदौर से सामने आया ये पूरा मामला, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंक्तिबद्ध होकर पूरा स्कूल बैठा हुआ है। ये भाई साहब की जो स्कूल चल रहा है, यहाँ पर रोजा इफ्तार पार्टी हो रही है, तो कहीं भी हिंदू जनमंच इस चीज़ को सहन नहीं कर रहेगा। अभी 2-3 स्कूलों में हमने सुना है कि रोजा इफ्तार पार्टी हो रही है, तो हमने उसका विरोध किया है। और अभी और पता कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रोजा इफ्तार पार्टी होएगी स्कूलों में, हम हिंदू जनमंच किसी कीमत पे भी सहन नहीं करेगा और ईंट से ईंट बजा देगा। और भिंड से खबर, जहां 2 पक्षों में विवाद और खूनी संघर्ष में बदल गया ये विवाद। लगभग 1 दर्जन लोग इस पूरे विवाद में घायल हुए हैं। रास्ते में ट्रैक्टर धोने की बात को लेकर विवाद हुआ। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस। देहात थाना के पुरगांव का ये पूरा मामला है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। भिंड से पूरी खबर है। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। रास्ते में ट्रैक्टर धोने की बात पर विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई लोगों के बीच में मारपीट हो गई। जिला अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बाबा महाकाल मंदिर समिति की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंदिर समिति ने बीते 27 सालों से टैक्स नहीं भरा है। दरअसल अब ये टैक्स बढ़कर 80 लाख रुपए हो गया है। बाबा महाकाल मंदिर परिसर नगर निगम उज्जैन के जोन क्रमांक 3 में आता है। निगम की 4 सदस्यीय टीम टैक्स वसूली के लिए महाकाल मंदिर पहुंची, जहां सहायक प्रशासन प्रतीक द्विवेदी से चर्चा की। और हैरानी की बात यह है कि करोड़ों की आय वाले मंदिर की देनदारी बाकी है। और इसे वसूलने के लिए नगर निगम टीम को मंदिर पहुंचना पड़ा। निगम के प्रभारी सहायक संपत्ति अधिकारी कमलेश चावरे ने बताया कि टैक्स का स्वनिर्धारण 1997 से हुआ है, जो कि आज तक अपडेट नहीं हो पाया है।
क्या हमारा संविधान 1997 से हुआ है और बाबा महाकाल का जो मंदिर क्षेत्र है वो हमारे खाते पे अपडेट नहीं होने से हम आए थे जानकारी लेने, ताकि कितना एरिया है उस पर धारा 136 के तहत पूरी छूट हो के जो हमारा कंपलसरी जरूरी टैक्स है समेकित कर, अतिरिक्त कर, शिक्षा कर, ये चीज़ें हम लेंगे और धारा 136 के तहत होने से मंदिर की या पूरा फ्री रहेगा। और खबर इंदौर से, जहां तेज रफ्तार कार ने जान ली, एक बाइक और 2 कारों को टक्कर मारे जाने की खबर मिली है। और इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। कार चालक जसपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। MID थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और एक बार तस्वीरें आप देखिए। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार थी। बाइक और कारों की को टक्कर मारी गई। हादसे में बाइक सवार की मौत की जानकारी है और इसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। और अब खबर ग्वालियर से, जहां गुंडों को पुलिस ने सबक सिखाया। हजीरा पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला और ये कोई आम लोग नहीं है, फायरिंग करके दहशत फैलाने के आरोपी हैं। इन बदमाशों का जुलूस निकाला गया और अपराध करने से तौबा तौबा इन्होंने की और शपथ भी दिलाई गई। दिन दहाड़े फायरिंग कर ये दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। पड़ोसी रविंद्र बैस पर फायरिंग की थी। मामूली बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग हुई और इस फायरिंग की पूरी जो वारदात है वो CCTV में कैद हो गई थी और इसके आधार पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है। और देखिए, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनका जुलूस भी निकाला गया। अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है। और मंदसौर में जहरीला पानी पी लेने से करीब 93 भेड़ों की मौत हो गई। मामला मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के कोटड़ा बहादुर गांव के जंगल का बताया जा रहा है। और यहाँ पर खेत में मृत पड़े भेड़ों का वीडियो भी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक किसान रामेश्वर के खेत में बनी खुली पानी की टंकी से सभी भेड़ों ने पानी पिया था और इसके थोड़ी ही देर बाद एक के बाद एक भेड़ जमीन पर गिर पड़े और फिर मौत के मुंह में गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मृत भेड़ों का पीएम करवाया, तो वहीं जहरीले पानी का सैंपल भी लिया गया। और खबर झाबुआ से, जहां कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया का बयान सामने आया है। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार को कोई पहचानता नहीं, वो भिलाला है, डाकू चोर लोग हैं, हमारे भूरिया जी को सब जानते हैं। विधायक रहे, सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, अनीता नागर सिंह चौहान है बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार। और आप ये देखिए कि ये एक बड़ा बयान, जहां कांग्रेस विधायक ने विवादित बयान दिया और थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया का ये बयान अब काफी सुर्खियों में है। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का, उस भाई को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? और अपने लोग कोई उनको पहचानता है? और भूरिया साहब को थांदला के MLA रहे, फिर 4 बार और 5 बार लोकसभा के मेंबर रहे, अपन लोगों ने जिताया, भारत सरकार में मंत्री रहे। और मंडला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मंडला से 6 बार के सांसद रहे और 4 बार के मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते पर निशाना साधा। उमंग सिंघार ने कहा कि फग्गन स्वास्थ्य मंत्री रहे पर आज तक एक डॉक्टर नहीं ला पाए। फग्गन सिंह का नाम फुग्गे सिंह करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी इसलिए ब्रांडिंग और बैनर पोस्टर की सरकार है और किसानों कर्ज माफ नहीं करना चाहती। कांग्रेस ने पहले भी किसान कर्ज माफ किया था, अब की बार लोकसभा में आएंगे हर किसान कर्ज माफ। सर, मीडिया पे भरोसा नहीं है मतलब आपको? देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि मीडिया की बात नहीं है, बात यह है कि सरकार अपने धन बल और पैसे से सभी को खरीदने में लगी है। भूपेश बघेल की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग में उनकी शिकायत की गई है। दरअसल बघेल पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है। जिला बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने शिकायत की है और उन पर पाटन के आमालोरी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया था।
और अधिक से अधिक लोगों को नामांकन फॉर्म जमा करने की अपील की थी। बघेल पर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को दूषित करने का आरोप लगाया है और ये कल ही न्यूज 18 ने आपको उनका ये बयान भी सुनवाया था, जब उनका ये कहना था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नामांकन अगर दाखिल होंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा चुनाव आयोग को। फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, मतदान नहीं होंगे, बैलेट पेपर से फिर मतदान होंगे अगर 375 से ज्यादा लोग नामांकन कर देते हैं तो। और ये चुनाव आयोग की सीमा है और एक लोकसभा क्षेत्र से यदि 375 से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन कर देते हैं तो मजबूरी में चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने होंगे। तो ईवीएम का जो एक कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा लंबे समय से बनाया हुआ है, कई अन्य पार्टियों ने इसका मुद्दा बनाया हुआ है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं करने की बात गाहे बगाहे जो सामने आती रही है, उसी की एक बानगी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बीजेपी ने इसे लेकर भूपेश बघेल को घेरना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग में हमने ये शिकायत की है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने कल अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र के आमालोरी गांव में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक भड़काऊ बयान जारी किया है और उन्होंने वहां पाटन में आह्वान किया है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 375 से अधिक कैंडिडेट होंगे तो निर्वाचन आयोग को राजनांदगांव में बैलेट पेपर से मतदान करवाना होगा और इसके लिए पाटन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनांदगांव जाकर नामांकन दाखिल करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पाटन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उकसाने और भड़काने का काम किया है। और अब बात करेंगे पहले चरण के नामांकन की। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में बीजेपी के उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा भी शामिल हैं। प्रथम चरण के लिए नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 मार्च को होगी। वहीं नाम वापसी की तारीख 30 मार्च 2024 तक है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि स्क्रूटनी और नाम वापसी के लिए अभी विकल्प खुला हुआ है। यदि कोई इलेक्शन से ड्रॉबैक करना चाहे, नाम वापस लेना चाहे, तो उसके लिए अभी मार्ग खुले हुए हैं। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाने हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, चल लौटते हैं।